हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिम्मत सिंह राजपुरोहित। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल द हिम्मत नर्सिंग एकेडमी क्वालिटी इन एजुकेशन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में, और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि क्या होता है फ्रैक्चर। Definition: a break in the continuity of bone। क्या होता है फ्रैक्चर? ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर। कहने का मतलब यह है कि ये आपकी बोन है, ओके, और इस बोन के अंदर अगर कहीं पे भी कट लग गया, अगर ब्रेक हो गई कहीं से भी, यहां से ब्रेक हो सकती है, ऐसे ब्रेक हो सकती है, राइट। तो इन अगर ब्रेक हुआ है बोन के अंदर, तो अपन कह रहे हैं कि कहीं पे भी कंटिन्यूटी के अंदर कहीं पे भी बोन में अगर ब्रेक हुआ है तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? फ्रैक्चर कह रहे हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर द फ्रैक्चर? क्या क्या कारण हो सकते हैं फ्रैक्चर होने के? तो ये फ्रैक्चर होने के बहुत सारे रीजंस हैं। अपन अगर कारण की बात करें तो व्हाट आर द कॉजेज फॉर द फ्रैक्चर, तो अपन कह रहे हैं डायरेक्ट ट्रॉमा अगर हुआ है, क्या हुआ है? डायरेक्ट ट्रॉमा। अगर किसी तरह की कोई इंजरी हुई है डायरेक्ट बोन के ऊपर, तो बोन ब्रेक हो सकती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी अप्लाई किया है बोन के ऊपर, तो क्या हो सकती है? बोन फ्रैक्चर हो सकती है। या फिर अपन कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई भी वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, राइट। तो वायलेंस के उसमें जो है बोन फ्रैक्चर हो सकती है। या फिर अपन कह रहे हैं कोई भी डिजीज है, क्या है? कोई भी डिजीज है। जैसे अपन ने पढ़ा है प्रीवियसली कि अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसके अंदर बोन जो है वो क्या हो जाती है? ठीक है, फ्रेजाइल हो जाती है, कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, पोरस हो जाती है बोन। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन में भी अपन ने पढ़ा था, ऑस्टियोपोरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस में ज्यादा होगा। या नेक्स्ट कारण हो सकता है बोन कैंसर। बोन कैंसर की वजह से जो है वो क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं एक और होता है ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है। ये एक कंजेनाइटल बोन प्रॉब्लम होती है, और इसके अंदर क्या होता है? डिफेक्ट इन द कोलेजन प्रोडक्शन। जो कोलेजन का प्रोडक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है बाई ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या है? कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर डिफेक्ट किस में है? कोलेजन प्रोडक्शन के अंदर डिफेक्ट है, और वो ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से ऐसा होता है। तो कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो डिजीज में ऑस्टियोपोरोसिस, बोन कैंसर एंड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। और दूसरे अगर कारण पढ़े अपन, तो अपन कह रहे हैं कि अगर कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में भी जो है वो क्या होती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं अगर पेशेंट कोई भी ड्रग ले रहा हो, ड्रग जैसे कोई भी स्टेरॉइड खा रहा हो, पेशेंट अगर स्टेरॉइड पे है तो उसके अंदर ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, और पीनिया का मतलब होता है सेल की कमी आना। सेल जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मतलब ऑस्टियोसाइट सेल जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो बोन फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थे कारण। तो कॉजेज में अपन ने कहा डायरेक्ट ट्रॉमा हो, किसी तरह का फोर्स हो, वायलेंस हो, या फिर कोई डिजीज जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, बोन कैंसर, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल वुमन हो, या फिर ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड ले रहा हो तो ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट कॉज होता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रैक्चर कॉज करने के लिए। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की। तो क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। तो अपन कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। अगर सबसे पहले अपन कहें सॉफ्ट टिश्यू अगर कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बेसिस पे अगर अपन क्लासिफाई करें
तो अपन दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ओपन फ्रैक्चर, और दूसरा है क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर का मतलब ये हुआ है कि बोन जो है वो क्या हुई है, ब्रेक हुई है, ओके, और ब्रेक होके क्या किया है, स्किन को टीयर किया है। क्या किया है, स्किन को टीयर किया है। पहले बोन ब्रेक हुई और स्किन को टीयर किया तो बोन बाहर की तरफ आ गई, इसलिए इसको कह रहे हैं ओपन फ्रैक्चर। जबकि क्लोज फ्रैक्चर में क्या है, बोन जो है वो ब्रेक हुई है, बोन ब्रेक हुई है और स्किन जो है वो क्या है, इंटैक्ट है, राइट। तो अगर स्किन इंटैक्ट है, सिर्फ बोन ब्रेक हुई है, इसलिए इस फ्रैक्चर को सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्चर भी कहा जाता है। तो अपन कह रहे हैं क्लोज फ्रैक्चर आल्सो नोन एज सिंपल फ्रैक्चर बिकॉज द बोन इज ब्रोकन बट द स्किन इज इंटैक्ट। इन ओपन फ्रैक्चर द बोन इज ब्रेक बट द स्किन टीयर इज प्रेजेंट, मतलब बोन जो है वो बाहर दिख रही है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। कैसा फ्रैक्चर है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है, राइट। इस ओपन फ्रैक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि इसको अगर ये बोन बाहर की तरफ दिख रही है और टिश्यू ट्रॉमा हो रखा है तो आप स्टेराइल गॉज से क्या करें, स्टेराइल गॉज पीस से कवर कर दें। इसको क्या कर दें, स्टेराइल गॉज पीस से कवर कर दें। और फ्रैक्चर कहीं पे भी हो, सबसे फर्स्ट चीज होती है टू इमोबिलाइज द पार्ट। क्या करना है, टू इमोबिलाइज द पार्ट। जो भी पार्ट फ्रैक्चर्ड है उसको क्या कर दो, इमोबिलाइज कर दो। और ओपन फ्रैक्चर के केस में क्या करना है, आपको इमोबिलाइज भी करना है और दूसरा स्टेराइल गॉज पीस से उसको कवर कर देना है। चलिए सेकेंड क्लासिफिकेशन फ्रैक्चर अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बोन जो टूटी है वो क्या होगी, डिस्प्लेस्ड हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस्ड हुई है, इसका मतलब यह है कि ये जैसे बोन है, ये बोन है और ये यहां से ब्रेक हो गई। अगर ये ब्रेक हुई दो टुकड़ों के अंदर तो अपन कह रहे हैं कि नेक्स्ट ये बोन अलग टुकड़ा है और ये जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। ये अपर वाला पार्ट अलग हो गया, लोअर पार्ट जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। इसलिए इस फ्रैक्चर को कहते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। मतलब ये अपने अलाइनमेंट से क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है, फार हो गई है अलाइनमेंट से। जबकि इसमें डिस्प्लेस हो गया। नॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, ये बोन, ठीक है, यहां से दो भाग में डिवाइड होगी बोन, पर अभी भी क्या है, ये बोन अभी भी उसी जगह पे है। कोई भी डिस्टल पार्ट या प्रॉक्सिमल पार्ट इधर उधर नहीं हुआ इसकी तरफ, इसलिए इस पार्ट को कहते हैं नॉन डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि बोन फ्रैक्चर तो हुई है पर प्रॉपर अलाइनमेंट में है, ठीक है, डायरेक्शन वही है, प्रॉपर अलाइनमेंट में है। और इसके अंदर डिस्प्लेस्ड हो गई है कि बोन ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया और डिस्टल वाला अलग हो गया, इसलिए इसको डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं और इसको नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। ये सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है पैटर्न का। तो अपन कह रहे हैं कि सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ट्रांसवर्स क्लासिफिकेशन या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या हुआ, डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर रहा हूँ डायग्राम आपका। ये बोन है, ये बोन, इस बोन में क्या हुआ है, यहां से बोन ब्रेक हुई है, मतलब ये जो लाइन होती है वो ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये बोन यहां से ब्रेक हुई है, तो इसको कहते हैं ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। नेक्स्ट अपन कह रहे हैं सेकेंड जो फ्रैक्चर है वो है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर क्या हुआ है कि ये आपका नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। इस ऑब्लिक फैशन के अंदर अगर ब्रेक हुई है बोन तो उसको कह रहे हैं ऑब्लिक, राइट।
यहाँ पे 1 नंबर लगा रहा हूँ, यहाँ पे 2 नंबर लगा रहा हूँ ऑब्लिक। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंगल, अगर मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, अगर ये 30 डिग्री से ज्यादा हो, अगर ये एंगल ट्रांसवर्स और इस ऑब्लिक का 30 डिग्री से ज्यादा है तो ये ऑब्लिक कहलाएगा, और 30 डिग्री से कम है तो ये ट्रांसवर्स कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड इज द स्पाइरल। स्पाइरल फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं नेक्स्ट डायग्राम। यहां से देखिएगा, यहां से पीछे से शुरू हो रहा है और आगे आके वापस पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक स्पाइरल की तरह है। तो अगर स्पाइरल की तरफ फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको कह रहे हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। और मोस्ट कॉमनली स्पाइरल फ्रैक्चर जो है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण होता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट का मतलब है हाथ किसी का पकड़ के आपने क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट है। तो ऐसा जो फ्रैक्चर होगा वो कैसा फ्रैक्चर्स होंगे? स्पाइरल फ्रैक्चर्स होंगे। नेक्स्ट जो फ्रैक्चर है उस फ्रैक्चर को कहते हैं आपका इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इंपैक्टेड, नाम से ही समझ आ रहा है, इंपैक्टेड मतलब किसी के अंदर गया होगा बोन। तो अगर दो जगह से कहीं पे फोर्स दोनों तरफ से लगा हो और बोन जो है वो क्या हो गई, आपस में एक दूसरे के हिस्से जो है वो मिक्स हो गए हो, तो अपन कह रहे हैं ये एक बोन है, ये एक बोन है, और इसको ऊपर से और नीचे से दबाया जाए तो क्या होगा, बीच में प्रेशर आएगा और वो बोन एक दूसरे के अंदर धंस जाएगी। तो अपन कह रहे हैं ये दोनों बोन जो है वो एक दूसरे के अंदर धंस गई है, तो उसको कहते हैं इंपैक्टेड। ठीक है, इंपैक्ट हो जाना, एक बोन का हिस्सा वन अनदर में घुस जाना। ठीक है, वन अनदर के अंदर घुस जाना, तो एक बोन ब्रेक हुई और दूसरी बोन के अंदर घुस जाने को कहते हैं इंपैक्टेड फ्रैक्चर। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या हुआ है, पहली चीज तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा टाइप होता है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या हुआ है कि एक साइड की बोन तो ब्रेक होती है और एक साइड की बोन जो है वो बैंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये बोन है आपकी, ये एक नॉर्मल बोन है, तो इसमें क्या होगा, ये जो है वो बैंड हो जाती है एक तरफ से, तो एक तरफ से ये बैंड हो जाएगी, तो यहां से ये फ्रैक्चर्ड हो जाएगी और यहां से ये बैंड हो गई, तो यहां से ये फ्रैक्चर हो जाएगी। ये जो फ्रैक्चर होता है उसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, मोर कॉमन इन द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट एवल्सन फ्रैक्चर, ध्यान रखिएगा, एवल्सन फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है ये। इसमें क्या हुआ है, बोन ब्रेक हुई है, पर कहां से ब्रेक हुई है, जहां पे लिगामेंट्स और टेंडन लगे हुए हैं वहां से ब्रेक हुई है, और बोन ब्रेक होने के बाद में वो लिगामेंट के साथ में क्या हो गई है, अटैच हो गई है। ऐसे फ्रैक्चर को एवल्सन फ्रैक्चर कहते हैं। क्या हुआ है, बोन कौन सी फ्रैक्चर हुई है, बोन जो है वो क्या हुई है, फ्रैक्चर हुई है, फ्रैक्चर्ड वेयर टेंडन एंड लिगामेंट्स आर अटैच्ड, लिगामेंट्स आर अटैच्ड। जहां से टेंडन और लिगामेंट्स लगे हुए हैं वहां से बोन फ्रैक्चर हुई है, और जो बोन का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ बोन इज कनेक्टेड टू मसल और टेंडन इज कॉल्ड एज एवल्सन फ्रैक्चर। ध्यान रखिएगा कि बोन वहां से फ्रैक्चर हुई है जहां से क्या लगा हुआ है, मसल, ये टेंडन या फिर लिगामेंट से अटैच्ड है, और वो बोन वहां से टूट के किसके साथ में लग जाती है, टेंडन या लिगामेंट के साथ में। इसका मतलब है वो उस पार्ट से टूटी है, वहां से अलग हो जाती है। ऐसे फ्रैक्चर को एवल्सन फ्रैक्चर कहते हैं। और डायग्राम में आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है, बोन जो फ्रैक्चर हुई है वो लिगामेंट के साथ में अटैच हो गई है, मतलब उसके साथ चली गई है, वहां से टूट के। ऐसे फ्रैक्चर को एवल्सन फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट चीज होती है स्कल फ्रैक्चर। क्या होता है, स्कल फ्रैक्चर।
स्कल फ्रैक्चर में ध्यान रखिएगा कि 2-3 फ्रैक्चर जो है वो कॉमन फ्रैक्चर्स है स्कल के अंदर। तो अपन कह रहे हैं पहला फ्रैक्चर जो है उसको कहते हैं सैटेलाइट फ्रैक्चर, दूसरा होता है आपका डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, थर्ड होता है आपका लीनियर फ्रैक्चर, एंड फोर्थ इज द बेसिलर फ्रैक्चर। ये 4 फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमन स्कल के अंदर फ्रैक्चर्स होते हैं। तो सैटेलाइट फ्रैक्चर में क्या हो रहा है कि सैटेलाइट के अंदर क्या हुआ, एक जगह पे जो है वो पॉइंट था, ठीक है, और बाकी जगह पे क्या हो गई है, दरारें चली गई है, लाइंस हो गई है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट फ्रैक्चर जो है वो स्कल के अंदर एंड पटेला के अंदर कॉमन है। किसके अंदर? पटेला। कहने का मतलब ये है कि ये फ्लैट बोन्स में जो फ्रैक्चर होता है वो सैटेलाइट फ्रैक्चर कहा जाता है। मतलब सेंटर पॉइंट पे होगा और उसकी दरारें जो है वो साइड में चली जाती हैं, तो इसको कहते हैं सैटेलाइट फ्रैक्चर। ये डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट होता है आपका डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या हुआ है कि किसी बोन के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो वो बोन जो है वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? डिप्रेस्ड, और अंदर के स्ट्रक्चर को डैमेज करेगी। तो ब्रेन अगर डिप्रेस्ड हुआ है तो अंदर की जो मेनिंजेस है, कवरिंग है, उनको जो है वो नुकसान होगा। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली सीन हो रहा है। नेक्स्ट इज द लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो ऐसे लाइन की तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं लीनियर फ्रैक्चर। ये भी आपको डायग्राम के अंदर क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि बेसिलर फ्रैक्चर क्या होता है। बेसिलर फ्रैक्चर जो है वो फ्रैक्चर इन द बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल के अंदर जो है वो फ्रैक्चर हुआ है, उसको कहते हैं बेसिलर फ्रैक्चर। पर इसके अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि बेसिलर फ्रैक्चर के साइन क्या हैं। तो बहुत ही कॉमन साइन है 2, वो अपन पढ़ते हैं। चलिए, बेसिलर फ्रैक्चर और बेसिलर फ्रैक्चर के 2 साइन है जिसको कहते हैं बैटल साइन। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिलर फ्रैक्चर के अंदर कौन सा साइन होता है। एक तो बैटल साइन होता है और एक होता है रेकॉन साइन, रेकॉन साइन। एक तीसरा साइन होता है हेलो साइन, हेलो साइन, ठीक है। क्या होता है बैटल साइन? तो एक ऑथर था आपका विलियम हेनरी बैटल, उसके नाम पे ये रखा हुआ है, विलियम हेनरी बैटल। तो बैटल साइन, इस बैटल साइन के अंदर जो है वो क्या होता है, ब्रूसेस हो जाते हैं। क्या हो जाता है? ब्रूसेस ऑन द मैस्टॉइड प्रोसेस, ऑन द मैस्टॉइड प्रोसेस। ब्रूसेस का मतलब होता है ब्लीडिंग, ठीक है, और मैस्टॉइड प्रोसेस जो है वो आपके कान के पीछे वाली जगह, ये मैस्टॉइड प्रोसेस है। आपको दिख रहा होगा कान के पीछे की तरफ जो बोन होती है वो मैस्टॉइड प्रोसेस है, ठीक है। और इस मैस्टॉइड प्रोसेस के यहाँ पे कान के पीछे की तरफ जो है पूरा क्या हो जाएगा, ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग के साइन होते हैं यहाँ पे। तो उसको कहते हैं ये साइन जो है वो कैसा साइन है, बैटल साइन है। और दूसरा साइन होता है रेकॉन साइन, और ये अराउंड द आईज होता है। यहाँ पे भी जो है वो ब्लड जमा हो जाता है आंखों के चारों तरफ। वो फिल्म के अंदर नहीं दिखाते मुक्के, ठीक है, यहाँ के आंख पे लगा और आंख के चारों तरफ जो है वो ब्लैकिश हो गया, वो रेकॉन साइन होता है। तो अराउंड द आईज जो है वो ब्लैकिश साइन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हेलो साइन। ध्यान रखिएगा, हेलो साइन इन हेड, ठीक है। इंजरी में हेलो साइन जो है वो चेस्ट सीटी और चेस्ट देखते हैं उसमें भी हेलो साइन आता है, तो वो चेस्ट का साइन है वो डिफरेंट है। और हेलो साइन इन ब्रेन इंजरी जो है वो डिफरेंट है। तो हेलो साइन जो है वो क्या होगा, अगर स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो नाक के अंदर से क्या होगा, सीएसएफ लीक होगा। क्या लीक होगा? सीएसएफ लीक होगा। और सीएसएफ जो है वो नोज के सिक्रीशंस के साथ में आएगा, नोज के सिक्रीशन के साथ में आएगा। और अपन इसका टेस्ट करेंगे तो ये डबल रिंग साइन दिखेगा। ऐसा दिखेगा, डबल रिंग साइन दिखेगा आपको, ऐसे रिंग दिखेगी और दूसरा ये साइड में दिखेगा आपको, तो ऐसे डबल रिंग साइन दिखेगा।
ठीक है। और दूसरी चीज अगर टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर ग्लूकोज जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये इंडिकेट करता है कि इस साइन के अंदर जो है वो CSF लीक हुआ है। तो ये साइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है आपके बेसिलियर फ्रैक्चर के अंदर। तो ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रैगमेंट्स। अकॉर्डिंग टू फ्रैगमेंट्स, इसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कंप्लीट फ्रैक्चर एंड कम्युनिटेड। कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि बोन के अंदर सिर्फ क्या हुआ है, ये बोन है और इसके अंदर हल्की सी दरार आई है, ठीक है, क्रैक आया है, सिर्फ क्या है, क्रैक्स ऑफ द बोन। बोन किसी फ्रैगमेंट में नहीं टूटी है, सिर्फ और सिर्फ क्या आए हैं, क्रैक्स आए हैं और बोन उसी पोजीशन के अंदर है, प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर है। किसके अंदर है, प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर है और बोन के अंदर क्रैक आया है। तो ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। और कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है कि बोन डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट अलग है और ये फ्रैगमेंट अलग है। तो अगर 2 फ्रैगमेंट में चेंज हो जाती है बोन अगर टूट के, तो उसको कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। और कम्युनिटेड फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि ये आपकी बोन है और ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो चेंज हो गई, ये आपकी बोन टूट गई, 4-5 पीस हो गए यहाँ पे। तो ऐसे को कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ये डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। कम्युनिटेड का मतलब है मोर देन 2 fragments of the bone is called as the comminuted fracture। तो ये होता है according to fragments। स्पेशल टाइप्स। अब स्पेशल टाइप के जो फ्रैक्चर हैं वो मैंने जो है इंपॉर्टेंट जो लग रहे थे मुझे, मैंने निकाले हैं फ्रैक्चर के टाइप्स। वो है, पहला अपन स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल से। तो अपन कह रहे हैं जाफिरसन्स फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर जो है C1 का फ्रैक्चर है, इसका मतलब है सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्रे C1 का अगर फ्रैक्चर है तो ऐसे फ्रैक्चर को कहते हैं जाफिरसन्स फ्रैक्चर। क्या कहते हैं, जाफिरसन्स फ्रैक्चर। और दूसरा स्पेशल फ्रैक्चर का नाम है आपका हैंगमैन फ्रैक्चर। क्या है, हैंगमैन्स फ्रैक्चर। हैंगमैन्स और हैंग करता है तो C2 सर्वाइकल सेकंड वर्टिब्रे का फ्रैक्चर है। C2 अगर फ्रैक्चर होती है तो उसको कहते हैं हैंगमैन फ्रैक्चर, ठीक है। तो C1 का फ्रैक्चर को जाफिरसन फ्रैक्चर कहते हैं और C2 के फ्रैक्चर को हैंगमैन फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्पेशल फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज कूलेज फ्रैक्चर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कूलेज फ्रैक्चर। कूलेज फ्रैक्चर जो है वो डिस्टल रेडियस का होता है। किसका होता है, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर को जो है वो क्या कहते हैं, कूलेज फ्रैक्चर कहते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये ध्यान रखनी है आपको कि डिस्टल रेडियस तो फ्रैक्चर होती है, पर इसकी जो डिफॉर्मिटी होती है वो कहते हैं डाइनिंग फॉक डिफॉर्मिटी होती है। इसमें कौन सी डिफॉर्मिटी है, डाइनिक फॉक डिफॉर्मिटी। और ये क्यों होता है, क्योंकि रिस्ट जो है वो एक्सटेंशन हो जाती है, ठीक है। अगर आप गिरोगे, ठीक है, अगर आप गाड़ी बैठे थे और नीचे गिर गए, ठीक है, तो गिरते क्या हुआ, आपकी ये जो रिस्ट जॉइंट है ये क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ है। आप अगर गिरोगे तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होगा। तो इसकी वजह से किस पे, रेडियस पे प्रेशर आया और डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर हुआ है। ऐसे फ्रैक्चर कहते हैं कूलेज फ्रैक्चर। ध्यान रखिएगा, रिस्ट का जो मूवमेंट है वो किस तरफ है, एक्सटेंशन हुआ है, उसको कहते हैं कूलेज फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रैक्चर इज द स्मिथ फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर है, स्मिथ फ्रैक्चर।
स्मिथ फ्रैक्चर आल्सो नोन एज रिवर्स कूलेज फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स कूलेज फ्रैक्चर, राइट। ये कूलेज का क्या है? रिवर्स फ्रैक्चर है। इसमें भी स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर भी क्या होता है? डिस्टल रेडियस का ही फ्रैक्चर है। किसका फ्रैक्चर है? डिस्टल रेडियस का ही फ्रैक्चर है। पर इसमें जो चीज है वो क्या है कि रिस्ट जो है वो क्या हो रही है? फ्लैक्शन में आई है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस इसी चीज का है कि इसमें रिस्ट जो है वो फ्लैक्स हो रही है, जबकि कूलेज में रिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो रही थी। तो इसको कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर या फिर रिवर्स कूलेज फ्रैक्चर। और कूलेज फ्रैक्चर के अंदर एक चीज और कॉमन है कि कूलेज फ्रैक्चर में कौन सी नर्व डैमेज होती है? मीडियन नर्व डैमेज होती है। कौन सी नर्व? मीडियन नर्व डैमेज होती है। जो कार्पल टनल सिंड्रोम कॉज करती है वो भी मीडियन नर्व होती है। मेरा अलग से एक वीडियो जो है अपलोड करूंगा मैं आपके लिए कार्पल टनल सिंड्रोम पे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम पे, ठीक है। तो मीडियन नर्व जो है वो कूलेज फ्रैक्चर के अंदर अफेक्टेड होती है। चलिए, मॉन्टेगी फ्रैक्चर। मॉन्टेगी फ्रैक्चर जो है वो आपका प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर होता है। इसका फ्रैक्चर है मॉन्टेगी फ्रैक्चर जो है प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर है। और इसमें डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट जो है वो क्या हो जाता है? डिसलोकेट हो जाता है। तो मॉन्टेगी फ्रैक्चर जो है वो कहाँ का है? प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर है। नेक्स्ट होता है एक गैजी फ्रैक्चर। गैजी फ्रैक्चर, और ये जो फ्रैक्चर है ये आपका डिस्टल 1/3 ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है। और इसके अंदर जो है वो डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसलोकेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों फ्रैक्चर में मॉन्टेगी फ्रैक्चर के अंदर जो है वो प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ अल्ना का फ्रैक्चर है, पर डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट है प्रॉक्सिमली डिसलोकेट हो रहा है। जबकि गैजी के अंदर जो है वो 1/3 ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है, पर यहाँ पे ये डिस्टल है, इसलिए यहाँ पे रेडियो अल्नार जॉइंट भी कौन सा डिसलोकेट हो रहा है? डिस्टल। यहाँ पे प्रॉक्सिमल है, इसलिए प्रॉक्सिमली रेडियो अल्नार जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉन्टेगी फ्रैक्चर एंड द गैजी फ्रैक्चर, राइट। चलिए, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्पेशल टाइप, राइट, इज नोन एज पॉट्स फ्रैक्चर। POTS बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉट्स फ्रैक्चर, ये आपका फ्रैक्चर जो है वो डिस्टल फिबुला का फ्रैक्चर है। किसका फ्रैक्चर है? डिस्टल फिबुला का फ्रैक्चर है, जहां पे डिस्टली रेडियो टिबियो फिबुलर जॉइंट, डिस्टल टिबियो फिबुला जॉइंट होता है, वहां पे डिस्टल फिबुला का फ्रैक्चर जो होता है उसको कहते हैं पॉट्स फ्रैक्चर। ध्यान रखिएगा, पॉट्स फ्रैक्चर इज डिफरेंट एंड पॉट्स डिजीज इज डिफरेंट। पॉट्स डिजीज जो है वो स्पाइन की टीबी अगर हो जाती है तो उसको कहते हैं पॉट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज का मतलब क्या है? स्पाइन में क्या हो गई है? टीबी हो गई है, उसको पॉट्स डिजीज कहते हैं। जबकि पॉट्स फ्रैक्चर जो है वो डिसलोकेशन ऑफ फिबुला का होता है। नेक्स्ट टाइप इज द जॉन्स फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? जॉन्स फ्रैक्चर। जॉन्स का जो फ्रैक्चर होता है वो होता है आपका बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल। ठीक है, ये जो है जॉन फ्रैक्चर जो है वो बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल बोन का जो फ्रैक्चर है वो क्या कहलाता है? जॉन्स फ्रैक्चर कहलाता है। और नेक्स्ट एक फ्रैक्चर और है जिसको कहते हैं रोलैंडो फ्रैक्चर।
और रोलैंडो जो फ्रैक्चर होता है वो होता है बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल्स। ध्यान रखिएगा, रोलैंडो जो है वो क्या है, बेस ही है, पर फर्स्ट मेटाकार्पल का मतलब अंगूठे वाला जो जॉइंट है वो आपका ज्यादा अफेक्टेड है, फ्रैक्चर्ड है, जबकि जॉन के अंदर जो है वो फिफ्थ मेटाटार्सल है, मतलब पांव का जो जॉइंट है, फिंगर का, लिटिल फिंगर का बेस, उसको कहते हैं जॉन्स फ्रैक्चर्स। क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? तो क्लिनिकल फीचर्स जो है, सबसे पहले जो फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, पेन होगा, पेन, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीशिया एंड पैरालिसिस। ये ध्यान रखिएगा, 5 P's in the fracture. 5 P's in the fracture. First P is the pain, pallor, pulselessness, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ उसके डिस्टल वाले पार्ट में पल्स नहीं फील होगी, पैरास्थीशिया, नमनेस आना नर्व डैमेज की वजह से, और पैरालिसिस मतलब है पूरा कंट्रोल चले जाना। तो ये 5 P's है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। इसके अलावा जो है वो क्या होगा, टेंडरनेस होगा, क्लिनिकल फीचर्स में टेंडरनेस, स्वेलिंग आ जाएगी, राइट, और जहां पे फ्रैक्चर हुआ वहां पे क्रिपिटस साउंड आ सकता है। नेक्स्ट, जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है वो क्या होगा, इमोबिलाइज हो जाएगा, राइट, अनएबल टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट जो है वो मोबिलाइज नहीं कर सकता। और दूसरी चीज है कि लिम्ब की साइज जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, शॉर्ट लिम्ब। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया है तो लिम्ब जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो क्रिप्टो स्वेलिंग, फिर आपकी नर्व डैमेज हो सकती है, क्या हो सकती है, नर्व डैमेज हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है वहां पे, राइट। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स फॉर द फ्रैक्चर। तो 5 P's, और 5 P's के अलावा टेंडरनेस, स्वेलिंग, क्रिपिटस, अनएबल टू मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट, शॉर्ट लिम्ब, नर्व डैमेज एंड द नेक्रोसिस आर द क्लिनिकल फीचर्स फॉर द फ्रैक्चर। चलिए बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन पहला पॉइंट है हिस्ट्री कलेक्शन। अपन क्या कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि ट्रॉमा जो हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है, कोई फोर्स था या कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट था या फिर कोई फोर्स लगा है किसी के ऊपर, ठीक है, तो वो हिस्ट्री से पता लग जाएगा अपने को, या ऑक्यूपेशन हिस्ट्री से पता लग सकता है अपने को। और नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से अपन उनके मूवमेंट के थ्रू पहचान सकते हैं कि जो फ्रैक्चर हुआ है वो कौन सी बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। और नेक्स्ट अपन करा सकते हैं एक्सरे, ठीक है, और एक्सरे जो है वो अपने को 2 व्यूज में कराने पड़ेंगे, एंटीरो पोस्टीरियर व्यू भी कराना पड़ेगा जिसको बोलते हैं एपी व्यू, और दूसरा जो है वो क्या कराना पड़ेगा, लैटरल व्यू आपको कराना पड़ेगा। ये 2 अगर एक्सरे करवाएं आप तो ये 2 व्यूज जरूर करवाने चाहिए। और नेक्स्ट आप अगर और ज्यादा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एमआरआई और सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द कैल्शियम के लिए, ठीक है, विटामिन डी की टेस्टिंग करवा सकते हैं आप, और सीबीसी फॉर द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में देखिएगा अगर फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कोई भी पार्ट फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे पहले उस पार्ट को क्या करिए, इमोबिलाइज कर दीजिए। पार्ट को क्या करना है, इमोबिलाइज करना है। और इमोबिलाइज करने के बाद में जो फर्स्ट चीज है वो अपने को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले करना है रिडक्शन। क्या करना है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यह है कि जो भी बोन अगर अपनी जगह से दूर हट गई है तो उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में लाना जो है वो रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है क्लोज रिडक्शन, कैसा रिडक्शन है, क्लोज रिडक्शन, और एक होता है ओपन रिडक्शन, राइट।
क्लोज रिडक्शन का मतलब है बोन जो है वो क्या हुआ, यहाँ से बोन टूटी और ये बोन जो है वो ऊपर की तरफ चली गई, शॉर्ट हो गई बोन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों हिस्सों को पकड़ के खींचना पड़ेगा। तो जब मैं इस दोनों बोन के हिस्सों को खींचूंगा तो ये वापस उस प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आऊंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये है कि ये यहाँ पे बोन है और ये यहाँ से टूट गया हिस्सा, डिस्प्लेस्ड हो गई बोन। एक हिस्सा यहाँ रह गया और एक हिस्सा यहाँ ऊपर की तरफ आके रह गया। तो इस बोन में अपन मुझे वापस जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके हिस्से को वापस यहाँ लाना पड़ेगा। तो मैं हिस्से को वापस कैसे लाऊंगा, इस बोन को और इस बोन को खींचूंगा, खींचने के बाद में मैं इस हिस्से को यहाँ तक लाके छोड़ दूंगा। तो ये प्रोसीजर जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब रिडक्शन दो तरह से है, क्लोज रिडक्शन एंड द ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन का मतलब है कि मैं कोई भी सर्जरी करके इस पार्ट को जो है वापस सही जगह नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं बोन जैसी है वैसे ही क्या कर रहा हूँ, वापस खींच के सही ला रहा हूँ। तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर के बिना अगर मैं वापस ला रहा हूँ तो वो होता है क्लोज रिडक्शन। और मैं सर्जरी करके अगर उसको ओपन करके रिडक्शन कर रहा हूँ तो वो होता है ओपन। और ओपन रिडक्शन आप कर रहे हो तो इसमें जो है वो दो चीजें और होगी आपकी रिडक्शन पे। रिडक्शन करने के बाद में आपको फिक्सेशन करना पड़ेगा, या तो आपको इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा और या फिर आपको एक्सटर्नल फिक्सेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन कैसे करेंगे, तो अपन इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब ये है कि इनके अंदर अपन स्क्रूज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्क्रू, पिन और ये सारी कुछ चीजें यूज होती है। तो अगर आपने क्लोज रिडक्शन किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लोज रिडक्शन किया है तो भी आपको कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। तो रिडक्शन करने के बाद में या तो आप क्या करो, कास्टिंग कर दो, मतलब पीओपी लगा दो, ठीक है, जिससे वो इमोबिलाइज कर दिया आपने पार्ट को। या फिर आप क्या करो, ट्रैक्शन लगा दो उसके ऊपर, क्या लगा दो, ट्रैक्शन लगा दो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, कास्टिंग लगा दी, पीओपी से उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दिया, या फिर ट्रैक्शन लगा के आपने क्या किया, क्लोज रिडक्शन किया, ठीक है, और ट्रैक्शन लगा के छोड़ दिया। बोन जो है ओल्ड एज में अपन अक्सर जो है वो ट्रैक्शन ही लगाते हैं, राइट। और ओपन रिडक्शन में क्या किया अपन ने, ओपन रिडक्ट करने के बाद में अपन ने इंटरनल फिक्सेशन या एक्सटर्नल फिक्सेशन लगा दिया। तो फिक्सेशन जो है वो दो तरीके से मैं कह रहा हूं, फिक्सेशन दो तरह के, एक है इंटरनल फिक्सेशन और एक है एक्सटर्नल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में अपन क्या यूज कर रहे हैं, स्क्रू, पिंस, प्लेट, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। और इसमें भी अपन एक्सटर्नल में भी पिंस यूज कर रहे हैं, पर एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन मेडुलरी कैविटी को साथ में यूज कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, जैसे इंटरनल फिक्सेशन में क्या किया, ये बोन है, ठीक है, ये यहां से बोन टूट गई पूरी। अब बोन टूट गई तो मैंने क्या किया, इसको सहारा देने के लिए मैंने क्या यूज की, प्लेट यूज की। तो मैंने इसके सहारे यहाँ पे स्क्रूइंग की, ठीक है, यहाँ पे स्क्रूइंग की, यहाँ पे स्क्रूइंग की और यहाँ पे प्लेट बांध दी, ठीक है। तो ये कैसा फिक्सेशन हो गया, इंटरनल फिक्सेशन हो गया। बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर की तरफ है। तो इंटरनल फिक्सेशन से आप इमीडिएटली जो है वो स्ट्रेंथ दे सकते हो, इमीडिएट स्ट्रेंथ आप अवेलेबल करवा सकते हो इंटरनल फिक्सेशन के अंदर, राइट। तो आपने यहाँ प्लेट लगा दी और इसको वापस स्विचर कर दिया। तो ये तो होती है अगर स्क्रू, पिन, प्लेट सब अंदर की तरफ यूज करके आपने वापस स्विचरिंग कर दी, तो ये तो इंटरनल फिक्सेशन है। और एक्सटर्नल फिक्सेशन में क्या है कि आपने जो पिंस लगाई है वो बाहर दिख रही है, एक्सटर्नली दिख रही है। एक्सटर्नली जब दिखती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है आपकी पिन केयर, ठीक है। एग्जाम में काफी बार सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी को एक्सटर्नल फिक्सेशन लगा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी पिन केयर। पिन केयर करना बहुत जरूरी होता है। तो ये होता है फिक्सेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस कास्टिंग की, ठीक है। तो कास्टिंग में पीओपी यूज करते हैं, इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, और ट्रैक्शन के ऊपर भी मेरा अलग से वीडियो है, ठीक है। और दूसरा, इमोबिलाइज पार्ट करने के लिए, इमोबिलाइज द फ्रैक्चर्ड पार्ट, इसके लिए आप यूज कर सकते हो स्प्लिंट। क्या यूज कर सकते हो, स्प्लिंट यूज कर सकते हो।
कि उस पार्ट को जो है दोनों तरफ से बांध के रख सकते हो, तो पार्ट जो है वो इमोबाइल हो जाएगा। तो स्प्लिंट पे भी मेरा अलग से वीडियो है। तो मेरे 3 अलग अलग वीडियोस है, स्प्लिंट के ऊपर, ट्रैक्शन के ऊपर और कास्टिंग के ऊपर जो है वो अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। चलिए, तो इमोबाइल कर दिया। फर्स्ट आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन में, क्लोज रिडक्शन में आपको कास्टिंग और ट्रैक्शन यूज करने हैं। ओपन रिडक्शन में आपको इंटरनल फिक्सेशन और एक्सटर्नल फिक्सेशन करने हैं। और इंटरनल फिक्सेशन में वह स्क्रू, पिन, प्लेट सब यूज करते हैं जो मेडुलरी कैविटी पे अटैच करते हैं, और ये अंदर की तरफ लगती है प्लेट और इमीडिएट स्ट्रेंथ देता है इंटरनल फिक्सेशन। जबकि एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है वो इमीडिएट स्ट्रेंथ तो नहीं देता है, पर मूवमेंट जो है वो इजी कर देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पिन केयर की। और नेक्स्ट, इमोबाइल करने के लिए आप स्प्लिंट यूज कर सकते हैं। और इनसे भी आगे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अपन कह रहे हैं अगर कोई भी बोन टूट गई है, ठीक है, अगर बॉल जो है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, जैसे हिप जॉइंट का अगर जो है वो हेड और फीमर जो है वो डिसलोकेट हो गया हो या ब्रेक हो गया हो, तो अपन क्या करेंगे, जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे, राइट। या अगर ह्यूमरस का हेड जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया तो अपन जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के जितने भी आपको पेशेंट टीचिंग होती है उसका आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पेशेंट टीचिंग्स आपको लेनी है। जैसे लेग, अगर हिप रिप्लेसमेंट किया है तो अबडक्ट करना है। अगर आपने, फॉर एग्जांपल, अगर आपने हिप रिप्लेसमेंट किया है तो पेशेंट को कहना है अबडक्शन पोजीशन बना के रखनी है, पोजीशन बना के रखनी है, मतलब लेग के बीच में पिलो डाल के रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको चेयर यूज करनी है सिटिंग के लिए, ठीक है। क्रॉस लेग्स नहीं करने हैं, ठीक है, मतलब अवॉइड क्रॉस लेग्स, ठीक है, क्रॉस लेग अवॉइड करने हैं आपको, ठीक है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में मूवमेंट जो है वो करने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है, मतलब लेग एक्सरसाइजेस करनी है आपको। तो ये सारी चीजें एजुकेशन में आपको देना है। इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है आपको। किसका ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में आपको कैल्शियम रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, तो कितनी चीजों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम रिच डाइट के लिए आप जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जितने भी आप, चाहे वो चीज हो, ठीक है, योगर्ट हो, ये सारी चीजें आप यूज करनी है। और दूसरी चीज, आप विटामिन डी का सोर्स देना है, और नहीं तो आपको क्या करना, विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स देने हैं, राइट। और जॉइंट मूवमेंट्स करवाने हैं, जॉइंट मूवमेंट्स करवाने हैं। क्यों करवाने हैं जॉइंट मूवमेंट्स, क्योंकि इमोबिलाइज जो है वो क्या करती है, कैल्शियम जो है वो हटता है अपनी बॉडी से, ठीक है, डीमिनरलाइजेशन करता है अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे। इमोबिलाइजेशन कॉजेज द डीमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, इसलिए आपकी जॉइंट मूवमेंट्स भी जरूरी है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है फ्रैक्चर का, और वो भी जो है वो लॉन्ग बोन अगर फ्रैक्चर हुई है तो अपन कह रहे हैं फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन अगर फ्रैक्चर हुई है तो फैट एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए लॉन्ग बोन के जब भी फ्रैक्चर हुए हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को रखना है, ऑब्जर्वेशन के लिए 48 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, चलिए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो है वो फेशिया जो है वो क्या करते हैं, आपकी जो ब्लड सप्लाई और जो नर्व सप्लाई होती है उसके ऊपर कंप्रेशन डालते हैं। क्या डालते हैं, कंप्रेशन डालते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नमनेस,
ठीक है, पैरेस्थीसिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो जल्दी से आपकी सर्जरी करके इसको रिलीज कराना चाहिए। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए जो सर्जरी करते हैं उसको कहते हैं फेसेक्टमी, फेसेक्टमी या फेशियोटमी। ठीक है, तो ये फेशिया को जो है वो हटा दिया जाता है, कट कर देते हैं, जिससे कंप्रेशन जो लगा है ब्लड पे सप्लाई और नर्व सप्लाई पे, ठीक है, वो हट जाता है, तो उसकी वजह से वापस सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है कॉम्प्लिकेशन इज द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में अगर कहें तो अपन जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस, और नेक्स्ट इज द एवेस्क्युलर नेक्रोसिस हो सकता है, राइट, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं, pulmonary embolism। तो these are the complications for the fracture। most common जो है वो लॉन्ग बोन के अगर फ्रैक्चर हुआ है तो फैट एम्बोलिज्म कॉमन है, तो इसके लिए 48 आवर्स के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। और इसके फीचर्स जो है वो चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा इस फैट एम्बोलिज्म से, तो रेस्टलेसनेस इज द फर्स्ट साइन, चेस्ट पेन, डिज्निया, ठीक है, ये सारे फीचर्स आ सकते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को कंप्रेशन लगेगा, क्योंकि ये फेशिया जो है वो कंप्रेशन कर रहा है, तो नमनेस, पैरेस्थीसिया और ये सिम्टम्स आएंगे, तो अपन फेसेक्टमी कर लेंगे। ठीक है, इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम पे मेरा एक अलग से वीडियो है, वो आप जरूर देखें। इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है चोट की वजह से, या फ्रैक्चर्ड बोन बार बार उसको इरिटेशन की वजह से, एवेस्क्युलर नेक्रोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है।